हेलो फ्रेंड्स, अभ्यासक डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। आज हमारी इकोनॉमिक्स की एडवांस रिवीजन सीरीज की नेक्स्ट वीडियो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम मनी और बैंकिंग को समझेंगे और होप करते हैं कि कल तक हमारी इकोनॉमिक्स की जो एडवांस रिवीजन सीरीज है वो खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद हमारी करंट अफेयर की जो आईआर में वीडियो आने वाली है। आईआर में मतलब आईआर थीम पे जितनी भी है स्कीम्स की आ चुकी है, जिसमें हमने एक स्कीम में इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखा है, मतलब इकोनॉमी को भी कवर किया है, साथ में स्कीम को भी कवर किया है जो करंट अफेयर का पार्ट भी है। ठीक है, तो हमने स्कीम पे वीडियो बना दी है। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम को कवर कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके हमारे चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड कराया है। तो करंट अफेयर में जो दूसरी थीम है आईआर, उस पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और इकोनॉमी आपकी कल खत्म हो जाएगी। मतलब कल क्या है, फ्राइडे। मैं संडे तक सोच रहा था लेकिन ये फ्राइडे तक ही खत्म हो जाएगी। कल आपकी ये इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी, फिर आपकी हिस्ट्री शुरू हो जाएगी और एग्जाम से पहले मैं आपकी हिस्ट्री को भी रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा चीजें, करंट अफेयर भी लगभग खत्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी हो सकेगा तो इकोनॉमिक्स की एक वीडियो और आ जाएगी और कल तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम ये समझ लेते हैं कि मनी है क्या। देखिए, ये वीडियो बहुत कंडेंस होने वाली है। छोटी वीडियो में ही आपको लगभग मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो आपको इससे पता चल जाएगा। और हाँ, अगर किसी को ये वीडियो हमारी ये सभी सारी वीडियो हमारी हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में इसे बताएं भी। कोई डाउट है तो वो भी शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसे वीडियो मत देखिए, थोड़ा सा इसे इंगेजिंग बनाइए ताकि यूट्यूब को लगे कि हाँ इंगेजिंग है, तो उससे और लोगों तक पहुंचाए और जिससे हमारे जो मोटिव है वो और लोगों तक पहुंच सके, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इन सब चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, चीजें आपको हेल्पफुल लग रही हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, जैसे मनी है और मनी बैंकिंग, इसी से हम शुरुआत करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आज के समय में जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें मनी दो तरह की मिलती है। ठीक है, दो तरह की मनी मिलती है। कौन कौन सी मनी मिलेगी आपको? एक तो करेंसी के फॉर्म में मिलेगी, मतलब करेंसी, इसमें कॉइन और पेपर करेंसी दोनों होगा। ठीक, तो करेंसी फॉर्म में होगी। दूसरा क्या है, डिपॉजिट फॉर्म में करेंसी आपको मिलेगी। मतलब मनी दो फॉर्म में मॉडर्न इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है। एक तो करेंसी जो लोगों के पास रहती है, मतलब कॉइन के हिसाब से और पेपर करेंसी के हिसाब से। हम सब आपके पास होती है ना, कुछ कॉइन्स होते हैं हमारे पास, पेपर करेंसी होती है, और कुछ पैसे हमारे डिपॉजिट्स में होते हैं, बैंक में होते हैं, एनबीएफसीज में होते हैं, या कहीं और भी डिपॉजिट में होते हैं। ठीक है, तो वो डिपॉजिट की मनी है। आखिर जो डिपॉजिट में मनी है वो भी तो मनी ही है ना, जो इकोनॉमी में, वो भी तो सप्लाई ही माना जाएगा ना, मनी सप्लाई। तो उसको भी मनी में रखा जाता है। तो मनी टू टाइप्स की हो जाती है। पहली कौन सी, करेंसी मनी, करेंसी फॉर्म में मनी, जो कॉइन एंड पेपर कॉइन है, पेपर करेंसी है। दूसरा क्या, डिपॉजिट फॉर्म में। ठीक, अभी एक एक चीज को हम देखेंगे। कॉइन को, इनमें मैं आपको चीजें क्विकली रिवाइज कराऊंगा। जिनको आता है उनका ये बेसिक रिवाइज हो जाएगा, जिनको नहीं आता है उनको अभी चीजें पता चल जाएंगी और उनका दोबारा रिवाइज हो जाएगा। उन्हें और चीजें आ जाएंगी और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा अगर वो दोबारा और देख लेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो करेंसी फॉर्म में क्या क्या कितने टाइप की करेंसी होती हैं? पेपर करेंसी और कॉइन करेंसी। ठीक, ये दो तरह की करेंसी होती है, हम देखते हैं। ठीक, पेपर जो कॉइन करेंसी होती है वो टोकन करेंसी होती है। याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है कि कॉइन करेंसी आर टोकन करेंसी, तो आपको कहना है हाँ टोकन करेंसी है। क्यों करेंसी टोकन करेंसी? क्योंकि इसकी फेस वैल्यू इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे इस सिक्के को, 1 रुपए के सिक्के को बनाने में मान लीजिए 2 रुपए लग गए। ठीक, लेकिन इसकी फेस वैल्यू तो ज्यादा है ना, समझ रहे हैं ना, फेस वैल्यू स्टिल ज्यादा है, तो टोकन करेंसी है। ठीक है, इसलिए माना जाता है। ऑल्सो पेपर करेंसी क्या है, इसकी भी स्मॉल इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, मतलब इसका भी फेस वैल्यू ज्यादा होगा। लेकिन हाँ, ये टोकन करेंसी नहीं होगी, ये टोकन करेंसी होगी कॉइन, लेकिन ये टोकन करेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कौन टोकन करेंसी होती है कौन नहीं होती है। कॉइन्स टोकन करेंसी होती है, पेपर करेंसी टोकन करेंसी नहीं होती है। ठीक है, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो पेपर करेंसी और कॉइन करेंसी दोनों की ही कम होती है। ठीक है, फेस वैल्यू दोनों की ही ज्यादा होती है। ठीक, चलिए हम थोड़ा सा कंपैरिजन और देख लेते हैं। मनी ही पढ़ रहे हैं तो मनी का क्या, मनी में आप क्या ही पढ़ोगे, आप करेंसी के बारे में ही पढ़ोगे जिसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कंपैरिजन भी हम देख लेते हैं कि कॉइन करेंसी और मनी की पेपर करेंसी में डिफरेंस क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो
कॉइन्स होते हैं जो 1 से लेकर के 10 और 20 जितने के भी कॉइन्स होते हैं, वो कॉइन्स को मिंट करने की, मतलब जो उनको मुद्रण करने की जो राइट होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली है उसमें, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोनोपोली नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1 रुपए के नोट को भी गवर्नमेंट ही मिंट करती है, मतलब प्रिंट करती है। ठीक है ना? ठीक है। अब इसमें क्या है, पेपर करेंसी में क्या है, इसे आरबीआई इशू करता है, इसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है, इसे आरबीआई इशू करता है। जैसे आपकी 500 की नोट और आपकी 200 की नोट जो अभी चल रही हैं, तो ये सब कौन इशू करेगा, ये आरबीआई इशू करेगा। लेकिन 5, 10, 2, 1 सिक्के और 1 रुपए की नोट ये कौन इशू करेगा, तो ये गवर्नमेंट की मोनोपोली है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये छोटे छोटे डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, कंस्टिट्यूट द स्मॉल पार्ट ऑफ द मनी सर्कुलेशन। बिल्कुल, सिक्के होते हैं वो बहुत स्मॉल पार्ट ही होते हैं हमारी जो मनी मार्केट में सर्कुलेट कर रही होती है। ठीक है, और ये लार्ज पार्ट होता है, पेपर करेंसी लार्ज पार्ट होता है और ये छोटा पार्ट होता है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं आपके लिए, ये चीजें और अच्छे से दिखे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब एक 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 फैक्ट और ये देखिए कि फिएट करेंसी क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कई बार, सीएपीएफ और सीएससी जैसे एग्जामों में फिएट करेंसी की पूछ ले जाता है, और ये फिएट टर्म भी आपको पता होना चाहिए अगर मनी बैंकिंग का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में मनी सप्लाई पे क्वेश्चन कई सारे आ चुके हैं, बैंकिंग पे क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी रिसेंट के ईयर में एनबीएफसी पे क्वेश्चन आया हुआ है, एनबीएफसीज पे क्वेश्चन आया होगा, एनबीएफसीज क्या है, और मैंने एनबीएफसीज यहाँ पे कवर कर रखा हुआ है, कराया है। ठीक है, आपका वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो जितनी भी बैंकिंग और मनी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपके यहीं से डन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिएट करेंसी क्या होती है। देखिए, फिएट करेंसी होती है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इशू की जाती है। ठीक, वो फिएट करेंसी है। तो इस केस में फिएट करेंसी तो दोनों हो जाएंगे, मतलब कॉइन्स और पेपर करेंसी दोनों ही। इसलिए देखिए, पेपर करेंसी भी क्या हो रही है, फिएट करेंसी की गवर्नमेंट ही ऑर्डर दे रही है, तभी तो आरबीआई उन्हें प्रिंट कर रहा है ना, तभी तो आरबीआई प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, फिएट करेंसी। फिएट करेंसी कौन सी होती है, जो ऑर्डर पे प्रिंट की जाती हैं, गवर्नमेंट के अदर ऑर्डर पे, किसके, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे। ठीक है, फोर्थ क्या पॉइंट है, लीगल टेंडर। मतलब इन करेंसीज का, चाहे वो कॉइन हो चाहे पेपर करेंसी हो, दोनों की ये डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे नहीं है। 3 और 4 पॉइंट लगभग दोनों में सेम है, तो यहाँ सिमिलैरिटीज लिख लीजिए, डिफरेंसेस तो, कंपैरिजन तो सिमिलैरिटीज ही लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलैरिटीज ही दिखा रहा है दोनों में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, दोनों में कंपैरिजन का पूछ सकता है कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी है कॉइन और पेपर करेंसी में, तो ये चीज देख लीजिएगा। तो लीगल लीगल टेंडर दोनों के पास होता है। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कर दिया कि ये करेंसी अब चलेगी। ठीक है, और आरबीआई ने क्या कर दिया है, आरबीआई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है इसकी वैल्यू की। ठीक है, मतलब कि कल को कोई व्यक्ति अगर इसकी फटी नोट भी लेकर के जाता है बैंक के पास, तो बैंक, आरबीआई उसको सेम जो मनी की जो वैल्यू है, मनी की जो परचेजिंग वैल्यू हो, सेम परचेजिंग वैल्यू की मनी को वो वापस करेगा आरबीआई, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब चीजें क्यों हो पा रही है, क्योंकि लीगल टेंडर है। तो लीगल टेंडर का मतलब है क्या है, कांट रिफ्यूज्ड बाय सिटीजन फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट। पेमेंट के सेटलमेंट के लिए सिटीजन द्वारा इसे नहीं किया जा सकता है इग्नोर। ठीक है, कल को कोई आपको 100 रुपए लेने से इनकार कर दे, इसका मतलब ये है कि वो पेमेंट को आपसे 100 रुपए नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो इनकार कर रहा है कि इस करेंसी को लीगल टेंडर नहीं है। और विच इज द क्राइम अंडर द आरबीआई एक्ट। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, रिफ्यूज नहीं कर सकते हो आप, इसीलिए तो इसके पास लीगल टेंडर है। क्यों, क्योंकि लीगल टेंडर है। ठीक है, सेम पेपर करेंसी के साथ भी है। अब एक चीज देखिए, क्रिप्टो करेंसी आप रिफ्यूज कर सकते हो ना, क्वेश्चन यही कह रहा है कि इज द क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो द फिएट करेंसी और हैव अ लीगल टेंडर। ऑफ कोर्स इनके पास लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट तो इन्हें क्या लेके चल रही है, मान के चलिए डिजिटल एसेट, डिजिटल करेंसी और डिजिटल एसेट मान के चल रही है इन्हें, इन्हें डिजिटल एसेट करके चल रही है, और 30% इन पे टैक्स मार रही है। जो भी क्रिप्टो करेंसी से बेनिफिट हो रहा है उस पर 30% टैक्स मार रही है। तो गवर्नमेंट तो इनको करेंसी भी नहीं मान रही, उनको डिजिटल एसेट मान रही है, डिजिटल एसेट मान के ही इन पे टैक्स ठोक रही है। ठीक है, गवर्नमेंट तो बैन करने में जो के लिए तैयार थी, आरबीआई बैन करने के लिए तैयार थी, क्योंकि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको पूरी तरीके से ये ब्रेक डाउन कर सकता है, मतलब पूरी तरीके से उसे बेकार, उसे पैरालाइज कर सकता है। ठीक है ना, अभी जब मॉनेटरी पॉलिसी की हमारी वीडियो आएगी जिसमें हम सीएसआर, एसएलआर और
रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी का क्या इन्फ्लुएंस होता है और क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपके में आ रहे हैं तो चांसेस हैं। ठीक है, इज क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो फिएट करेंसी? तो नो, कोई फिएट करेंसी नहीं, मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर पे थोड़ी ना बन रही है। ठीक है, तो हैव अ लीगल टेंडर? नो, कोई लीगल टेंडर नहीं है, आप चाहो तो रिफ्यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई गवर्नमेंट का वो नहीं है। ठीक, दूसरा एक 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 फैक्ट और है जो इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। ये जो लीगल टेंडर और फिएट करेंसी से जुड़ा हुआ फैक्ट है, वो क्या है कि अभी 2016 ही 17 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने 500 और 1000 की नोट रातों रात बंद कर दिया था। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था गवर्नमेंट ने रातों रात लीगल टेंडर को इन करेंसी के इनवैलिड कर दिया था। डिक्लेयर कर दिया था कि ये करेंसी का लीगल टेंडर अब इनवैलिड हो गया, मतलब इन करेंसी का टेंडर अब नहीं रह गया है। मतलब अब ये करेंसी सेटलमेंट के लिए यूज नहीं की जा सकती है और कोई भी चाहे इन्हें रिफ्यूज कर सकता है। जब रिफ्यूज कर दिया जाने लगेगा तो इसका यूज ही नहीं रहेगा। इसीलिए डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? करेंसी को बंद कर देना और नई करेंसी को प्रिंट कर देना। डिमोनेटाइजेशन का मतलब यही होता है, प्रिंट न्यू करेंसी और स्टॉप एग्जिस्टिंग करेंसी। इन दोनों में से कुछ भी होगा तो वो डिमोनेटाइजेशन माना जाएगा। तो स्टॉप भी कर दिया गया था और उनकी जगह नई करेंसी भी ले आई गई थी, तो इसलिए हो गया था। और लीगल टेंडर इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी को देखेगा चेक। और एक फैक्ट और देखिए, एक फैक्ट ये है कि चेक हैज अ नो लीगल टेंडर। बिल्कुल बात सही है। कोई कल को चेक को लेकर के ये नहीं कह सकता ना कि आप मेरे चेक को रिफ्यूज नहीं कर सकते हो, आपको लेना पड़ेगा। चेक के पास भी लीगल टेंडर नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। ये लिखा है कि नोट है कुछ, मतलब जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं वो ये हैं कि लाइन ये कह रही कि एवरी करेंसी नोट और कॉइन बियर ऑन इट्स फेस वैल्यू promise made by the governor, that means the RBI is responsible to give the equal purchasing power of money। पहले बताया मैंने कि फिएट करेंसी है, लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मैंने बताया था कि 100 रुपए अगर आप लेके जाओगे, कुछ हुआ है तो आरबीआई उसको आपको वापस करेगा। तो लीगल टेंडर है, इक्वल परचेजिंग पावर आपको वापस करेगा अगर आप उतनी रुपए को वापस आरबीआई के पास लेके जाओगे, अगर उस नोट को कुछ हो गया है। ठीक है, तो ये इसमें आता है। ठीक है, अब एक चीज आपके दिमाग में ये भी कभी आएगी कि क्या गोल्ड को दे करके हम मनी को दे करके गोल्ड ले सकते हैं या गोल्ड को ले करके मनी ले सकते हैं? तो नहीं, मनी इज नॉट कन्वर्टेबल फॉर गोल्ड। मतलब मनी इज नॉट कन्वर्टेबल फॉर गोल्ड मतलब कि गोल्ड के लिए हम मनी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड एज अ गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी अबेंडेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर इन ऑलमोस्ट कंट्री। लगभग सभी कंट्रियों में गोल्ड की कन्वर्टेबिलिटी को रोक दिया गया है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो ये इंपॉर्टेंट है कि मनी को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है गोल्ड में। ठीक है ना, ये कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए एक बार ये आपका ये वाला खत्म हो गया है, मतलब आपका ये जो आपका ये करेंसी फॉर्म वाला है ये खत्म हो गया है। ठीक है, डन है। अब हम आपको डिपॉजिट वाला करते हैं। ये देखिए ये पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं डिपॉजिट वाले में। देखिए डिपॉजिट फॉर्म में जो हमारी मनी रहती है मार्केट मॉडर्न इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है, वो दो तरह की डिपॉजिट्स होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट्स और एक होता है टाइम डिपॉजिट्स। आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। आप में से बहुत लोग क्या जाते हो, इसको जनरली माना जाता है सेविंग अकाउंट। ठीक है, और करंट अकाउंट, दो अकाउंट इसमें माने जाते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जब आप चाहो तुरंत आप पैसे वापस निकाल सकते हो बैंक में। तो बैंक में कभी कभी आप पैसे ऐसे ही डाल देते हो ना, तो सेविंग अकाउंट में पड़े रहते हैं। तो बिजनेस वाले जो होते हैं जिनको लगातार पैसे निकालना रहता है तो वो करंट अकाउंट में डालते हैं। तो जब पैसे को आप सेविंग या करंट अकाउंट में डालते हो, वो पैसा कैसे क्या कहलाता है, वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। ठीक है, कि आपने जब डिमांड करी तो आप विड्रॉल पॉसिबल है ऑन डिमांड, डिमांड पर ही आपके विड्रॉल पॉसिबल है। ठीक, अब टाइम डिपॉजिट क्या हो गया, आप देखते हो कि एफडी करवाते हो, आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो। फिक्स डिपॉजिट क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने पैसे को डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने पैसे को डिपॉजिट कर दिया है, इसलिए उसका टाइम फिक्स हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया। तो इस फॉर्म में भी बैंकों में पैसा रहता है और मनी इकोनॉमी में मनी का फ्लो रहता है, इकोनॉमी में मनी रहती है। ठीक है, तो ये याद रहेगा। चलिए हमारा ये एक पेज ये खत्म हो गया, 3 पेज में ये 2 पेज में 2 से 3 पेज में ये पूरा खत्म है। ठीक है, हाँ आपको मिलेंगे 11 पेज जो मैंने अलग अगले जो लेक्चर्स आएंगे जिसमें डेवलपमेंट इश्यूज और मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन कवर होगा। जो लास्ट टॉपिक्स हैं जो कल तक खत्म हो जाएंगे उनके लिए इसी पेज में स्पेस है। तो
वो इश्यूज भी इसी पेज में ही मैं ऐड करके आपको देता जाऊंगा, ठीक है। फाइनली आपको एक ही पीडीएफ में सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे चैप्टर, और वो अल्टीमेटली 11 से 12 पेज का होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारा इकोनॉमिक्स का पूरा को मतलब जो लेक्चर्स हैं वो 15 से 20 पेजेस में ही कन्वर्ट है। मतलब आप इसको एग्जाम से पहले कई बार रिवाइज कर लें तो चांसेस हैं कि मैंने ये इंपॉर्टेंट थीम से बनाया है, चांसेस हैं कि यहीं से क्वेश्चन आने के। आई एम नॉट श्योर कि मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन यहीं से आ ही जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट थीम मैंने कवर करी है सारी, तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से तो इसमें से क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना। और आपने अगर कुछ नहीं किया, अगर ये भी कर लेंगे ना, तो आपको तो बेनिफिट होगा ही होगा। इसकी तो सिक्योरिटी मैं लेता ही लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मनी सप्लाई इन इंडिया। अब मनी सप्लाई का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब हमारे मनी की जो इकोनॉमी है हमारी, उसमें कितनी सप्लाई है और किस मनी की सप्लाई को हम मनी सप्लाई मानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उलझन जैसा लग रहा है आपको, कंफ्यूजन जैसा लग रहा है, लेकिन अभी जब डेल में जाएंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखो, मनी सप्लाई, एमएस, एमएस ये शॉर्ट फॉर्म में है, एमएस मनी सप्लाई मतलब एमएस रिफर टू टोटल सप्लाई ऑफ मनी। ये क्या है? टोटल सप्लाई ऑफ मनी, मनी इन गिवन इकोनॉमी एट अ गिवन, वेट 2 मिनट, एट अ गिवन टाइम पीरियड। एक गिवन टाइम पीरियड में, मान लीजिए एक साल में, 1 ईयर में, ठीक है, 1 ईयर में, 1 ईयर में क्या करना है, 1 ईयर में टोटल मनी की सप्लाई जो इकोनॉमी में हुई है, मान लो ये गिवन इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी है या यूएस की इकोनॉमी है, ठीक है। तो इन अ गिवन इकोनॉमी में एक साल के पीरियड में टोटल मनी की जो सप्लाई हो रही है उसे ही मनी सप्लाई कहते हैं, ठीक है। अब ये 10 लाख करोड़ भी हो सकती है, 50 लाख करोड़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, ये 10,000 रुपए भी हो सकती है, ठीक है। यही मनी सप्लाई है, एक पर्टिकुलर टाइम में एक इकोनॉमी में टोटल मनी की जो सप्लाई होती है। अब वो मनी की सप्लाई में आता कौन कौन सी मनी, कौन कौन सी मनी आती है, तो मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक हेल्ड करती है ना मनी अपने पास, वही मनी सप्लाई होती है। अल्टीमेटली मनी मार्केट में सप्लाई हो रही है, मतलब मार्केट में चल रही है, तो पब्लिक के हाथों में ही तो होगी ना। तो पब्लिक में यहाँ पर कौन कौन आएगा? पब्लिक में आएंगे प्राइवेट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब हम और आप जो लोग सामान खरीदते हैं, हाउस होल्ड भी इन्हें आप लिख सकते हो, ठीक है। बिजनेस फर्म्स जैसे अडानी अंबानी, इनके पास भी जो पैसा होगा, ये भी जो मार्केट में पैसा को फ्लो कर रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो वो पैसा भी इसमें आएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो भी तो इकोनॉमी में ही सप्लाई हो रही है ना मनी की। इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इंस्टीट्यूशन मान लीजिए, XYZ, जो भी इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, ठीक है, चाहे इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मान लीजिए, चाहे कोई मान लीजिए, ठीक है, इंस्टीट्यूशन आप मान लीजिए जो रन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये क्या आ जाएगा, ये सारे क्या है, इनके पास जो मनी रहती है वो क्या है, मनी सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन इसमें मनी सप्लाई के इन फैक्टर्स में कौन नहीं इंक्लूड होगा, किसकी मनी, जिनके हाथ में मनी है वो कौन लोग हैं जिनके हाथ में मनी होगी, तो वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो वो आरबीआई खुद, जो मनी आरबीआई के पास है, आरबीआई के पास है, कॉमर्शियल बैंक्स के पास है। अभी कॉमर्शियल बैंक्स क्या हैं, जिनको नहीं पता है तो बेसिक से अभी आगे हम देखेंगे। कॉमर्शियल बैंक्स के पास है, आरबीआई के पास है, या गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के पास है। इन तीनों में से किसी के पास भी जो पैसा है, उस पैसे को मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं माना जाएगा। जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई हो रही है उसका हिस्सा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई तो अल्टीमेटली, जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पैसे तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लोगों के पैसे कॉमर्शियल बैंक में ही हैं, ठीक। और कॉमर्शियल बैंक ही लोन दे, लोगों को लोन दे रहा है, और लोन से मनी का क्रिएशन हो रहा है, ठीक। तो अल्टीमेटली पैसा तो बैंक से ही आ जा रहा है ना, और बैंक ही पैसा मनी क्रिएट कर रहा है। ये सब मनी के क्रिएटर हैं, मनी की क्रिएशन कर रहे हैं ये सब, ठीक है। ये सब क्या है, मनी की क्रिएशन कर रहे हैं। और अगर हम मनी की क्रिएशन, जो क्रिएटर हैं, इन्हीं को जोड़ने लगेंगे तो मनी सप्लाई में डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। तो जो, हाँ, मनी सप्लाई 10 रुपए दिख रही होगी तो वो दिखने लगेगी 20 रुपए, क्योंकि यहाँ पे तो ये 20 रुपए आ जाएगी ना, क्योंकि इनके पास तो पहले से ही है, इन्हीं के पास से तो पब्लिक के पास गई ना, तो हम सीधा पब्लिक को ही देखेंगे ना, पब्लिक वाले को ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये इशू है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कोई भी डाउट आपको हो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, और कोशिश ये कीजिए कि वीडियो पूरी देखिए, तभी आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब देखो, जब आपने ये देख लिया कि कौन फैक्टर्स या कौन जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग मनी सप्लाई के पार्ट हैं, उनके पास मनी होगी तो वो मनी सप्लाई का पार्ट होगी। अब एक चीज ये भी अब देखते हैं कि मेजर कैसे करते हैं कि मनी सप्लाई कौन सी है, कैसी है, ठीक है, उसका मेजर कैसे करते हैं। तो भाई मेजर M1, M2,
M3 M4, ठीक है। चलिए एक एक को चेक करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, मनी सप्लाई को मेजर करेंगे। देखिए लिखा है मेजर ऑफ इट्स आर, मनी सप्लाई का मेजर क्या क्या है। तो M1 में क्या होता है, करेंसी विद पब्लिक, मतलब पब्लिक के साथ जो करेंसी है वो क्या कहलाएगी, वो M1 कहलाएगी, ठीक है। पब्लिक से जो करेंसी है वो क्या कहलाएगी, M1। और नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड विद द पब्लिक, पब्लिक से जो नेट डिमांड डिपॉजिट है और कमर्शियल बैंक के साथ है वो मिल आएगी, ठीक है। तो ये कौन सी मनी होगी, ये नैरो मनी होगी। अभी इस पर डिटेल बात करेंगे, ठीक है। नैरो मनी इसलिए होगी क्योंकि ये बहुत कम हिस्सा दिखा रही है मनी सप्लाई का, स्टिल ये सबसे ज्यादा लिक्विड है। M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है। क्यों लिक्विड है, क्यों लिक्विड है, क्योंकि इसका पैसा, लिक्विड का मतलब ही यही होता है कि आप इजीली मार्केट में इन्हें एक्सेस कर सकते हो, इजीली इन्हें खर्च कर सकते हो। मतलब जिस टाइप के मनी को आप इजीली स्पेंड कर सकते हो वो सबसे ज्यादा लिक्विड होगी, है ना। तो इस केस में जो डिमांड डिपॉजिट होती है या करेंसी पब्लिक के साथ होती है, मतलब जो पैसे लोगों के साथ होंगे वो जल्दी खर्च कर देंगे ना लोग, कि भाई ये तो पब्लिक की वो जेब में है, करेंसी विद पब्लिक, पब्लिक की जेब में, तुरंत खर्चा कर देंगे, उनको टाइम नहीं लगेगा। और जो डिमांड डिपॉजिट है भाई तुरंत डिमांड करेंगे बैंक से और वो पैसा निकाल लेंगे, तुरंत खर्च कर देंगे। तो ये मोस्ट लिक्विड है, ठीक है ना। M1 M2 M3 M4 में सबसे ज्यादा लिक्विड M1 है। क्यों, क्योंकि इन्हें इजिली निकाल के तुरंत खर्चा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन स्टिल नैरो मनी, क्योंकि बहुत से मनी सप्लाई के बहुत से फैक्टर्स को, अदर फैक्टर को, जैसे पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स और आपका नेट टाइम डिपॉजिट्स को ये कंसाइडर नहीं करता है। मतलब ये इस पार्ट में जो M1 है इसमें टाइम डिपॉजिट नहीं आ रहा है। और आप मानोगे नहीं, आप मोस्टली लोग टाइम डिपॉजिट्स में पैसा ज्यादा डालते हैं। तो जब ये मनी सप्लाई के बड़े बड़े हिस्से को नहीं ग्रैब कर रहा है, इसलिए इसको नैरो कहते हैं, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल के रूप में भी नहीं करते हैं, मतलब मनी सप्लाई को मेजर करने भी नहीं करते। जब मॉनेटरी पॉलिसी में आपको पढ़ाऊंगा, कल वीडियो आएगी तो आपको बताऊंगा कि उसमें किन किन सप्लाई के किन किन, मतलब M1 का M2 का किन का ज्यादा यूज किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो याद हो गया आपको, ठीक है। चलिए ये देखिए, इसमें क्या है कि M1 अब रहेगा, M2 में क्या करना है, M2 M1 से थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड होगा, लेकिन फिर भी स्टिल नैरो ही माना जाएगा। क्यों नैरो माना जाएगा, क्योंकि इसमें M1 तो है ही है, चलो लिक्विड और ज्यादा है, फिर ये भी लिक्विड हो गया, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा लिक्विड ये है, फिर इसके बाद ये है, ठीक है। इसमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट भी आ जाएगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट इतने लिक्विड नहीं होते जितने कॉमर्शियल बैंक के सेविंग डिपॉजिट लिक्विड होते हैं। लिक्विड का मतलब समझ रहे हो ना आप, इजिली एक्सेस किए, स्पेंड किया जा सकता है जिस रुपए को, जिस टाइप के रुपए को। तो जो से पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट में पैसे होते हैं वो इजिली नहीं कहते, क्योंकि कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं पोस्ट ऑफिस में पैसे निकालने के। वहीं कॉमर्शियल बैंक में इतने खाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आप तुरंत गए बैंक में, अपने जो पैसा सेव किया है वो तुरंत निकाल सकते हो। तो नैरो मनी अगेन, तो क्योंकि इजिली पोस्ट ऑफिस के पैसे निकल सकते हैं। तो M1 M2 में M1 सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड है, स्टिल नैरो है, और दोनों ही M2 और M1 दोनों ही नैरो है, ठीक है। तो पैसा मनी सप्लाई आपका मार्केट में कैसे मेजर हो रहा है, ये M1 M2 M3 M4 से हो रहा है, तो याद रखिएगा इनको। अब M3 में क्या होगा, M1 अगेन हम ले लेंगे, M1 देखिए M2 में भी लिया जा रहा है, M1 इसमें भी लिया जा रहा है। लेकिन साथ में अब हमने क्या जोड़ दिया, जो यहाँ पे एक चीज की कमी थी ना, मैं बताया था आपको कि नेट टाइम डिपॉजिट नहीं है। तो ये मैंने बताया था, नेट जो टाइम डिपॉजिट है, वो टाइम डिपॉजिट इकोनॉमी में सबसे ज्यादा मनी सप्लाई को हिस्सा है। अगर बैंकों में देखा जाए, जो बैंकों में सबसे ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा क्या है, टाइम डिपॉजिट। क्योंकि लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा ज्यादा रखते हैं, लंबे समय के लिए पैसा बैंकों में ज्यादा रखते हैं, तभी तो बैंक उससे लोन भी ज्यादा बनाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो ये हिस्सा यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ M3 में है नेट टाइम डिपॉजिट। तो ये क्या होगा, ये ब्रॉड मनी माना जाएगा, और ऑल्सो नोन एज द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। दैट्स व्हाई मोस्टली द यूज एज द मेजर फॉर द मनी सप्लाई एंड इट्स कंट्रोल। मनी सप्लाई के मेजर के लिए कि मनी सप्लाई कितनी है मार्केट में, कितना क्या है, तो उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल M3 के थ्रू ही किया जाता है। M4 के थ्रू भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा M3, क्योंकि इसमें नेट टाइम डिपॉजिट भी है, इसलिए इसे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी कहते हैं और ब्रॉड मनी भी कहते हैं। जो बाकी ये सब देखिए नैरो मनी है दोनों ही, ठीक है। बाकी ये देखिएगा, इसमें M3 भी आ गया है, और अब टोटल पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट भी है, डिपॉजिट भी आ गया, जिसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हटा दिया गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को मैंने यहाँ पे ऐसे बता दिया है, मतलब कौन ज्यादा लिक्विड है उसको मैंने यहाँ पे ऐसे बता दिया है, लिक्विडिटी ऑर्डर। रिमेंबर द लिक्विडिटी ऑर्डर। तो पहले करेंसी
कंपोनेंट जो होगा मतलब लोगों के हाथ में जो करेंसी होगी, विथ पब्लिक करेंसी विथ पब्लिक, ये क्या होगा, सबसे ज्यादा लिक्विड होगा। फिर डिमांड डिपॉजिट लिक्विड होगा, आपने देखा नहीं था M1 में ये दोनों ही फैक्टर हैं, मतलब ये और ये दोनों ही फैक्टर है, दैट्स व्हाई ये सबसे ज्यादा लिक्विड है। ठीक है, और मनी सप्लाई ये इतना देख नहीं पाता क्योंकि टाइम डिपॉजिट है नहीं। फिर सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ठीक, ये थर्ड नंबर पे है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे वही जो मैंने आपको बताया था, ये M1 से M4 तक देखिए कि लिक्विडिटी का ऑर्डर गिरता जा रहा है, मतलब लिक्विडिटी की जो पावर है वो गिरती जा रही है, ये बाकी जो कम लिक्विड है। ठीक है, तो M1 इज मोस्ट लिक्विड, M4 इज लीस्ट लिक्विड। ठीक है, चलिए एक टर्म आपको दिखता सुनाई देता रहेगा, मतलब जब मनी सप्लाई आप पढ़ोगे, मनी होगे तो उसमें आएगा बेस मनी और मॉनेटरी बेस और रिसोर्स मनी, रिजर्व मनी सॉरी। तो ये क्या है, तो रिजर्व मनी, मॉनेटरी बेस और बेस मनी ये सब है टोटल लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई, मतलब ये सब आरबीआई की लाइबिलिटी है। ठीक, ये टोटल लाइबिलिटी है आरबीआई की। और मतलब आरबीआई की लाइबिलिटी मैं आपको बता चुका ना कि आरबीआई इन इन लोगों को रिस्पॉन्सिबल है, अपने जो करेंसी मिंट कर रही है, सॉरी प्रिंट कर रही है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। वो लोगों से प्रॉमिस करती है कि इतने रुपए मैं आपको वापस करूंगा अगर आप मेरे पास लेकर आओगे इतनी परचेजिंग पावर की वैल्यू। ठीक है ना, आप जब नोट देखोगे तो नोट में लिखा रहता है पीछे की तरफ, जहां आरबीआई के साइन रहता है वहीं पे ही कॉर्नर में लिखा होता है, आपको मिलेगा कि मैं अगर ये जो पैसा जो धारक है उसको वादा करता हूँ इतने रुपए के मूल्य को देने के लिए, तो लिखा होता है। तो टोटल लाइबिलिटी आरबीआई की बेस वैल्यू दिखा रहा है। तो आरबीआई की जितनी भी वैल्यू लाइबिलिटी होती है, चाहे वो गवर्नमेंट के पास उसके पास पैसा उसका पैसा हो, चाहे कमर्शियल बैंक का हो, मतलब गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक जो आरबीआई के पास पैसा रखते हैं डिपॉजिट्स के रूप में, उस मनी को क्या कहते हैं, टोटल लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। और वो क्या कहलाता है, बेस मनी या मॉनेटरी बेस। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए एक चीज आपको और सुनने में मिलेगी फ्रिक्वेंटली, मनी मल्टीप्लायर, लगभग खत्म होने वाला है, एक पेज का बचा है। मनी मल्टीप्लायर सुनने आएगा, ये मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है मनी का क्रिएशन, मतलब मनी मल्टीप्लायर होती रहती है, मतलब मल्टीप्लायर का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब एक रुपए से आप 2 रुपए बना लोगे, 2 रुपए से आप 4 रुपए बना लोगे, तो मनी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो मनी मल्टीप्लाई मतलब कि दूसरा मतलब क्या है इसका, मनी का क्रिएशन। ठीक, तो मनी का क्रिएशन ये कैसे होगा, ठीक है, तो ये कैसे होगा, लोन के थ्रू होगा। मतलब जब बैंक्स लोन देंगे तो मनी का क्रिएशन होगा। ठीक, जब आप 10 रुपए, मान लीजिए आपने 100 रुपए डिपॉजिट किए, ठीक, कैसे होगा, 100 रुपए डिपॉजिट किए, अब बैंक आपके 100 रुपए को लोन दे देगी, 100 के पूरे को लोन नहीं देगी, वो आपके 80 रुपीज का लोन दे देगी। ठीक, 20 रुपीज को रख लेगी अपने पास, जितना भी आरबीआई की तरफ से लगाया जाता हो, जो एसएलआर और सीएसआर लगाया जाता है उसके बेसिस पे उतने रुपए वो रख लेगी टोटल डिमांड टाइम डिपेंडेंट लाइबिलिटीज में। ठीक है, तो उतने रुपए वो रख लेगी। ठीक, 20 रुपए रख लेगी, क्यों कि कल को आप विड्रॉल करने आओगे तो आप पूरे 100 रुपए तो विड्रॉल करोगे नहीं, कुछ पार्ट आप विड्रॉल कर लोगे, तो ये अज्यूम करके कि आप कुछ पार्ट को विड्रॉल करोगे तो कुछ पार्ट को वो बचा लेती है, बाकी मनी के पार्ट को 100 रुपए के आपको 80 रुपए को लोन दे देती है लोगों को। 4 लोगों को लोन दे दिया, ठीक है, 20-20 रुपए का। अब 20-20 रुपए का लोन दिया, तो अब इस लोन में भी तो वो कुछ इंटरेस्ट कमाएगा ना, 10-10 रुपए का, 10-10% का। भाई 10-10% के हिसाब से यहाँ 2 रुपए कमाया, यहाँ 2 रुपए कमाया, यहाँ 2 रुपए कमाया, यहाँ 2 रुपए कमाया। तो अब आरबीआई यहाँ पे आप देखिए कितने रुपए कमा, मतलब सॉरी कमर्शियल बैंक कितने रुपए कमा रहा है आपके 80 रुपए से, दो का दो, तीन चार, तीन छह चुटको 8, 8 रुपीज, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 रुपीज कमा रहा है, मतलब 80 में से 10% के हिसाब से 8 रुपए कमा लिया। ठीक, और वो भी शॉर्ट टर्म लोन दे करके, पता नहीं शॉर्ट टर्म देगा लॉन्ग टर्म देगा, लेकिन लोन के हिसाब से देखिए नई मनी का क्रिएशन हो गया ना, हो गया ना। तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है मनी का क्रिएशन करना। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये 20 रुपीज को वो रोक लेता है, 20 रुपीज जो रोक रहा है वही 20 रुपीज ही रिजर्व कर रहा है वो, और ये रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, कि आपको 100 में से कितने रुपए रोकना है, बाकी आप लोन दे सकते हो। ठीक है, तो यही रिक्वायरमेंट जो होता है वही सीएसआर और एसएलआर होता है। ठीक, तो ये आरबीआई डिसाइड करता है कि सीएसएलआर और एसएलआर कितना होगा। तो
सीएसआर एसएलआर जितना ज्यादा होता है, मनी क्रिएशन उतना ही कम होता है। क्योंकि भाई अब मान लीजिए सीएसएलआर एसएलआर 20 रुपए के से ज्यादा होगा, 30 रुपए होगा, तो आरबीआई यहाँ कम रुपए कम कम बना पाएगा ना, कम मनी क्रिएशन कर पाएगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे देखिए लिखा है कि रिजर्व रिक्वायरमेंट अगर इंक्रीज कर गया, आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया, तो मनी जो मल्टीप्लायर है वो कम हो जाएगा, गिर जाएगा, मतलब मनी क्रिएशन इतना नहीं होगा। अब प्रश्न ये उठता है आपके दिमाग में उठेगा कि आरबीआई ऐसा कब करता है, क्यों करता है? तो भाई ये सब जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ हिंट दे देता हूँ। आप देखते होंगे मनी क्रिएशन तब ज्यादा हिंट करता है जब लोगों में, मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, तब आरबीआई क्या करता है, बैंकों की सीएसआर और एसएलआर को बढ़ा देता है। ठीक है, रेपो रेट को बढ़ा देता है, मतलब उन्हें कुछ पार्ट को ये करना पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा, ये है उतने ही हिस्से को देना पड़ेगा, और कुछ पैसा रिजर्व करके रखना पड़ेगा। मतलब वो जब सीएसआर और एसएलआर को बढ़ाता है, जब हम इसको स्पेसिफिक वीडियो पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज समझ में आ गया ना, होप करता हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग सिस्टम, देखिए बैंकिंग सिस्टम में क्या है, अब यहाँ पे आपको इंडिया के जितना बैंकिंग सिस्टम है मैं बता रहा हूँ, सब आपको क्विकली अभी 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब बैंक क्या काम करते हैं, कितने टाइप के बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, उनका कैसे रेगुलेशन होता है, कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, कौन करती है। ठीक है, ये सब चीजें, और इन सबसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग सिस्टम में बैंक के 3 एसेंशियल वर्क हैं। सबसे पहले बैंक कभी भी आपके दिमाग में आएगा तो बैंक 3 वर्क जरूर करेंगे, तभी वो बैंक माने जाएंगे। ठीक, वो कौन कौन से हैं? वो डिपॉजिट लेंगे, वो लेंडिंग करेंगे, वो मनी का क्रिएशन करेंगे। कैसे मनी क्रिएट कर रहे हैं मैंने अभी आपको ये दिखा दिया है। ठीक, मनी का क्रिएशन कर रहे हैं, 8 रुपए बना दिया 80 रुपए से। ठीक है, तो मनी का क्रिएशन कर रहे हैं। ठीक है, लेंडिंग एक्टिविटी से, थ्रू द लेंडिंग एक्टिविटी। ठीक, तो टाइप ऑफ बैंक इन इंडिया, ये देखिए टाइप ऑफ बैंक इन इंडिया, कितने टाइप के बैंक है इंडिया में। तो पहले हम देखेंगे रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, तो देखिए भाई रीजनल रूरल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में बहुत आता है ये, आपके लिए पेपर में अभी तक नहीं आया लेकिन आने के चांसेस हैं। 1970s में इनको पहले स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, किस लिए? क्रेडिट और डिपॉजिट। आपको पता है कि पहले 1970s के एरा में रूरल एरिया में, सिटीज में तो में तो था नहीं, रूरल एरिया में कहाँ से हो जाएगा। लोगों के पास, जो गरीब लोग थे, वल्नरेबल सेक्शन थे, वीकर सेक्शन थे, उनके पास बैंकिंग का एक्सेस नहीं था, मतलब ना क्रेडिट ले सकते थे, ना लोन ले सकते थे, और ना डिपॉजिट ले सकते थे। भाई डिपॉजिट ही नहीं होता था, क्रेडिट तो दूर की बात है, मतलब जब उनके पैसे ही जब वो बैंक में जमा कर सकते थे, उनका बैंक अकाउंट ही नहीं था, तो क्रेडिट तो बहुत दूर की बात है। तो लोगों तक, रूरल के जो रूरल एरिया में लोगों तक बैंकिंग फैसिलिटी को पहुंचाने के लिए, इन जो फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए, बैंकों को रूरल तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रीजनल रूरल बैंक लेकर आई 1970s में। इसको स्टैब्लिश किया वीकर सेक्शन को कंसेशन रोड दे लोन देने के लिए। ठीक है, अब जब इन बैंकों को स्टैब्लिश किया गया, और इन बैंकों को एज अ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इन्हें शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक भी कहा जाता है। अभी आगे हम बताएंगे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जनरली वो बैंक होते हैं आरबीआई एक्ट के अंदर, अंडर वो सेकंड शेड्यूल में उनका नाम मेंशन्ड है, वो बैंक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। तो ये रीजनल रूरल बैंक मेंशन है। ठीक है, अब शेयर देखिए, जब ये इनको बनाया गया था 1970s में, इन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए रूरल एरिया में, और स्मॉल फार्मर्स और जो वीकर सेक्शन है, जब उनके लिए बनाया गया था, तब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बनाया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर उसमें 50% था, मतलब 50% जो इनको बैंकों को बनाने का पैसा था, एक बैंक को बनाने का, तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। फिर एक स्पॉन्सर बैंक होता है, जैसे एसबीआई कोई बैंक हो सकता है, मतलब एसबीआई भी हो सकता है, यूनियन बैंक हो सकता है, तो वो बैंक उसको, उस रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर करेगा, तो वो बैंक 35% देगा, और स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में बनाया जाएगा रीजनल रूरल बैंक, वो 15% देगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि 1970 से 1996 आते आते, मतलब इन 20 सालों में ये बैंक बहुत लॉस करने लगे, क्योंकि भाई ये वेलफेयर का काम कर रहे थे ना, लोगों को कंसेशनल लोन दे रहे थे, लोग पैसा वापस भी नहीं कर रहे थे, इनकी इफिशिएंट भी नहीं थे इतने, तो बैंक ये डूब रहे थे। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कमिटीज बनाई, कमिटीज बनाने के बाद वो कमिटीज ने रिकमेंडेशन दिया कि भाई आप इन बैंकों को क्या कीजिए, इन टारगेटेड एरिया तक ना शिफ्ट रख के इनको और बढ़ा दीजिए, और कंसेशनल लोन को बंद कर दीजिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने वही किया। ठीक है, इनको फ्री कर दिया कि आप जिससे चाहे उसे डिपॉजिट दें, क्रेडिट दें। ठीक है, फिर कुछ सालों बाद अभी रिसेंटली कई बैंकों का मर्जर कर दिया गया है।
ठीक है। और अभी इस समय केवल 43 रीजनल रूरल बैंक है, ये नंबर याद रखिएगा, ठीक है। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इनकी 75% है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है कि जो आरबीआई है वो इसके अंतर्गत आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई है और जो बैंक है, बैंक को क्या करना है, सॉरी आरबीआई नहीं आएगा इसमें, बैंक आएगा। बैंक को अपने टोटल लेंडिंग का 75% प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। और ये प्रायोरिटी सेक्टर की एक लिस्ट है जो गवर्नमेंट ने जारी करी है, और उसमें आता है एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, वीकर सेक्शन, ठीक है। तो ये सारे एरियाज हैं, ऐसे बहुत से एरिया हैं, ठीक है ना। एमएसएमई, मतलब इन्हें इन एरियाज को लोन, अपने टोटल लोन का इन लोगों को 75% लोन जाना चाहिए, ठीक है। अपने टोटल लोन का 75% इन एरिया को जाना चाहिए। ऐसे मेरे ख्याल से शायद 70 to 18 एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, आप गूगल करिएगा तो आपको ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो ये स्टेक होल्डर हैं जिनको मिलता है और जो एरियाज हैं वो आपको मिल जाएगा। इन्वायरमेंट और सैनिटेशन इनको मिलता है, ठीक है। और हाउसिंग में दिया जाता है, छोटे हाउसिंग में जो सिटी सिटी एरिया में बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, कॉर्पोरेटिव बैंक्स को भी आपने सुना होगा। कॉर्पोरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, ये कॉर्पोरेशन के मकसद से बनाए जाते हैं, मतलब 2 से 3 लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने मिल करके कॉर्पोरेटिव बैंक बना लिया। तो इनका मेन पर्पस क्या होता है, वन वोट वन पर्सन वन वोट का विजन होता है इनका, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग मिल करके बनाएंगे तो हर पर्सन का जो बनाएगा उसका वन वोट होता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। चलिए, कैन लीड लेंड और एक्सेप्ट डिपॉजिट दोनों, ठीक है। ये डिपॉजिट भी ले सकते हैं और उधार दे भी मतलब लेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्रेडिट भी दे सकते हैं और डिपॉजिट दोनों ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि ये क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज ये देखिए, कॉमर्शियल बैंक का मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट के लिए ही रन करते हैं, लेकिन इनका नो प्रॉफिट नो लॉस का बेसिस होता है। आपसे एग्जाम में ऑप्शन रख सकते हैं कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस बेसिस विच टाइप ऑफ बैंक इन इंडिया रन, तो उसमें कॉमर्शियल बैंक लिख देंगे, उसमें एनबीएफसीज लिख देंगे, उसमें अदर चीजें लिख देंगे, रीजनल रूरल बैंक भी लिख देंगे। आपको याद रखना है ये कॉर्पोरेटिव बैंक है, रीजनल रूरल बैंक भी नहीं है। बहुत से लोग यही कंफ्यूज जाएंगे, रीजनल रूरल बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक। डुअल रेगुलेटरी कंट्रोल, ये जो कॉर्पोरेटिव बैंक है इनमें 2 रेगुलेटरी कंट्रोल है, मतलब इन पे स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है और आरबीआई भी कंट्रोल करती है। आरबीआई किसके अंडर करती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मतलब इनकी जो डिपॉजिट लेते हैं भाई और जो क्रेडिट देते हैं, इससे रिलेटेड और क्रेडिट देते हैं, इससे रिलेटेड जो रेगुलेशन है वो आरबीआई करेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत। और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो है 1912 में स्टेट गवर्नमेंट अंदर इसके रेगुलेशन करेगी। वो क्या करेगी, इसके रजिस्ट्रेशन, एमलगेमेशन और लिक्विडेशन अगर फेल हो गया तो ये सब काम इस एक्ट के थ्रू होगा और स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। कितने टाइप की कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं, कॉर्पोरेटिव बैंक 2 टाइप के होते हैं। एक होती है अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत न्यूज में रहते हैं अभी इस समय, ये बैंकिंग रेगुलेशन के अंतर्गत आ चुके हैं और टॉप पे रहते हैं, ठीक है। आरबीआई का डायरेक्ट रेगुलेशन है इन पर, ठीक है, इस पे आरबीआई का डायरेक्ट रेगुलेशन आ गया है। रूरल कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं, इनमें 3 स्ट्रक्चर्स हैं, स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव बैंक, प्राइमरी सोसाइटी। आपको आपके एग्जाम के लिए इन्हीं चीजों को ज्यादा याद रखना है। बाकी 8 टाइप का है कॉमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, इनको नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में, ठीक है। देखिए कॉमर्शियल बैंक का, देखिए कॉमर्शियल बैंक का क्या है, पब्लिक, कॉमर्शियल बैंक जो है वो पब्लिक बैंक्स होते हैं, ठीक। कॉमर्शियल बैंक मेनली क्या है, पहले ये चलिए देख लेते हैं। बैंक जो रेगुलेट होते हैं अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, वो किससे जाने जाते हैं, कॉमर्शियल बैंक, ठीक। अब इसमें कौन कौन से बैंक आते हैं, तो इसमें पब्लिक बैंक भी आ सकते हैं और प्राइवेट बैंक भी आ सकते हैं। जो भी बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं वो कॉमर्शियल बैंक है। जैसे आपने देखा ना ये भी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत कॉर्पोरेटिव बैंक भी रेगुलेट हो रहे हैं, इनके डिपॉजिट क्रेडिट को रेगुलेट किया जा रहा है, तो कॉर्पोरेटिव बैंक भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, रीजनल रूरल बैंक भी आएंगे क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत वो भी रेगुलेट होते हैं, ठीक है। तो ये सभी आएंगे, ठीक है। तो जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत रेगुलेट होता है, अंडर रेगुलेट होता है, वो कमर्शियल बैंक कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों बैंक आएंगे, जैसे एसबीआई सरकारी बैंक हो गया, पब्लिक बैंक हो गया। प्राइवेट बैंक में ये इंडियन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है, भाई एचडीएफसी होता है, आईसीआईसी, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। फॉरेनर बैंक जैसे बैंक ऑफ अमेरिका कैसे कुछ करके चलता है, तो वो भी बैंक इसमें आ सकता है। तो जो भी फॉरेन बैंक इंडिया में रन कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। वो सारे क्या है, प्राइवेट बैंक है। अच्छा, एक गवर्नमेंट ने क्या किया अभी रिसेंटली 2015 से ही
14-15 से ही, जब इनकी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो उन्होंने क्या किया, बैंकिंग को और प्रोलिफरेशन करने के लिए, बैंकिंग मैकेनिज्म को स्मॉल लोगों तक पहुंचे, छोटे से छोटे लोगों तक पहुंचे, ठीक है। और डिजिटाइजेशन के अंदर ये काम किया गया। उन्होंने क्या किया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया ताकि लोगों तक बैंकिंग फैसिलिटी और पहुंचे। पेमेंट बैंक बनाया, आपने देखा होगा कि पेटीएम, पेटीएम पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक। तो ये जो पेमेंट बैंक है, ये पेमेंट बैंक कौन से हैं? पेटीएम पेमेंट बैंक तो रुक भी गया है, उसे रोक दिया गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक अभी भी चल रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे पेमेंट बैंक चल रहे हैं। गूगल पेमेंट बैंक चल रहा है। तो ये पेमेंट बैंक क्या करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करते हैं, ये 2015 से ये लाया गया है। और ये किस कैटेगरी में के बैंक है? डिफरेंशिएटेड बैंक है ये, और ये प्राइवेट हैं, प्राइवेट हैं और डिफरेंशिएटेड बैंक हैं, ठीक है। न्यू कैटेगरी के बैंक है। डिफरेंशिएटेड मतलब ये अदर जो बैंक हैं, इन बैंकों से और प्राइवेट बैंक, सरकारी अदर बैंकों से, अदर कॉमर्शियल बैंक से ये डिफरेंट है। किस केस में डिफरेंट है? मतलब इनकी एक लिमिट है एक्सेस की, मतलब ये डिपॉजिट स्मॉल देंगे, स्मॉल डिपॉजिट लेंगे, और क्रेडिट भी बहुत छोटा सा ही लेंगे, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को एस्टेब्लिश करने की एक शर्त यह है कि आपके पास 1,000 करोड़ रुपए का कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। पेमेंट बैंक किस टाइप का बैंक होता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको इतना याद रखना है कि ये डिफरेंशिएटेड बैंक है, ठीक। दूसरा, इसमें ये डिपॉजिट और क्रेडिट दोनों ले सकते हैं, इंश्योरेंस दे सकते हैं, और स्टॉक की चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कर सकते हैं, और इनको इस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास 1,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये चीजें देख लीजिएगा। पेमेंट बैंक क्या? एक्सेप्ट द डिपॉजिट अप टू द 1 लाख रुपीज, ठीक है। एंड इशू एटीएम, लेकिन क्रेडिट नहीं दे सकते। देखिए, अब यही दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट दे सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन पेटीएम मतलब पेमेंट बैंक जो है वो क्रेडिट नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। हाँ, एटीएम इशू कर सकते हैं और डिपॉजिट ले सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट भी 1 लाख रुपए तक का ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, आपने पढ़ा होगा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, मैंने अभी बताया था कि जो भी बैंक आरबीआई एक्ट के अंतर्गत सेकंड शेड्यूल में जिनका नाम मेंशन है, वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। अच्छा, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को फैसिलिटी क्या क्या होती है? बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को मिल जाते हैं, नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को नहीं मिलते हैं। उनमें सबसे मेन मैंने देखिए यहाँ लिखा है कि वो जो नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होंगे, जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक नहीं होंगे, जो इस लिस्ट में नहीं आएंगे, सेकंड शेड्यूल में नहीं आएंगे, वो नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कहलाएंगे। और वो एलिजिबल नहीं होंगे, किस लिए? आरबीआई से लोन के लिए। मान लीजिए इमरजेंसी में किसी बैंक को लोन की जरूरत पड़ गई, ठीक है, उसने अपने लगभग बहुत सारे पैसे को लोन में दे दिया है, उसके पास अभी डिपॉजिट में ज्यादा पैसे हैं नहीं, और डिपॉजिटर लाइन बनाकर खड़े हो गए हैं पैसे विड्रॉल करने के लिए। तो ऐसे में वो आरबीआई से पैसा तुरंत मांग सकता है, आरबीआई उसे तुरंत लोन दे देगा, ठीक है, लेकिन वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को ही देगा, ये नॉन शेड्यूल को नहीं। लेकिन कुछ केसेस में नॉन शेड्यूल को भी दे सकता है, लेकिन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के पास ये प्रिविलेज है और ये पक है शेड्यूल होने का, ठीक है ना। अब एनबीएफसी को देख लेते हैं। एनबीएफसी क्या है? ये दरअसल कंपनीज है, नॉन बैंकिंग, नेम ही ऐसा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक। कंपनीज मतलब कंपनीज, तो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रेगुलेटेड होंगी, रजिस्टर्ड भी हैं, रेगुलेटेड भी हैं। देखो, एनबीएफसी बैंक जैसी ही है, बैंक जैसा ही काम करती हैं, मतलब ये लेंड भी करती हैं, इन्वेस्टमेंट भी करेंगी, लेकिन बैंक से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं लेती हैं, टाइम डिपॉजिट लेंगी, एक टाइम डिपॉजिट, मतलब एक लंबे समय के लिए टाइम डिपॉजिट ले लेंगी, लेकिन डिमांड डिपॉजिट नहीं लेंगी। और जो इनका टाइम डिपॉजिट है ना, वो भी इंश्योर नहीं है, ठीक है। ये जो क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन होता है इंडिया का, लगभग आप ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से शायद जो लोगों का डिपॉजिट होता है उसको इंश्योर देता है कि अगर आपका एक पर्टिकुलर लिमिट का डिपॉजिट, अगर इस समय लिमिट जो है शायद मेरे ख्याल से 5 लाख के आसपास है, या इससे कम की 2 लाख के आसपास लिमिट है, 2 लाख रुपए तक का आपके पास डिपॉजिट है, तो वो आपका डूबेगा नहीं, आपके उतने लिमिट के पैसे को वापस कर दिया जाएगा, उसकी इंश्योर है वो पैसा। और वो इंश्योर कौन दे रहा है? क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंश्योरेंस यहाँ नहीं है कि पैसा अगर आपका मान लीजिए बैंक डिफॉल्ट कर गया, तो वो उतना डिपॉजिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, इंश्योर, ठीक है, उतना मिलेगा मिलेगा, 2 लाख रुपए तक का मिलेगा मिलेगा। तो वो चीज यहाँ नहीं है, यहाँ यहाँ इनके टाइम डिपॉजिट में नहीं है, यहाँ इनके में है, इनके टाइम डिपॉजिट में है, ठीक है ना। अब इशू चेक भी नहीं कर सकते ऑन ड्रॉल सेल्फ में। दे ऑल्सो नीड टू मेंटेन द सीएसआर, कैश कैपिटल एडुकेशन रेशियो, जो आरबीआई डिसाइड करता है,
ठीक है, इस पे डिटेल बात करेंगे जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। कांट ऑफर द बेनिफिट टू डिपॉजिटर लाइक द हाई इंटरेस्ट रेट, भाई इन्होंने डिपॉजिट ज्यादा लेने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट देने लगे डिपॉजिटर को, तो ये सब चीजें भी नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से एनबीएफसी दो तरह के होते हैं, एक होता है जो डिपॉजिट लेते हैं और एक जो है नॉन डिपॉजिट टेकर्स। ठीक है, तो इस तरह से है। जय हिंद, और उम्मीद करता हूँ चीजें आपको पसंद आई हैं। अगर चीजें पसंद आई हैं, चीजें हेल्पफुल हैं, देख लीजिए पूरा हमने खत्म किया है, चीजें देख लीजिए पूरी 3 पेजेस में हमने, ये 3 से 4 पेजेस में पूरा खत्म कर दिया इतने बड़े टॉपिक को। और ये आपको नोट्स के शेप में पूरा मिल जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहां से स्पीड अप एक्सेस हो जाएगा। थैंक यू, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।